हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, एन इकोनॉमिक्स एजुकेटर। एंड आज हम करने वाले हैं एक और हमारा सॉल्व करेंगे, दैट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स 2021। अब देखो, अब तो पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है, ये हम जानते हैं, और 2001 में पैटर्न थोड़ा अलग था। तो तुम लोग घबरा मत जाना कि कैसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखो, हमें पैटर्न पे नहीं जाना है कि फॉर्मेट क्या है, कि हमारे पास 40 क्वेश्चन है कि 60 क्वेश्चन है। जैसे कि अभी हमारे पास 34 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखेंगे एंड टाइप्स भी अलग दिखेंगे। हमारा मेन फोकस ये है कि हम लोग अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को समझे कि कहाँ से आया है। तो आपको उस पर नहीं जाना कि क्या फॉर्मेट है, कि क्या है, कि कैसा है, उस पर मत जाओ। आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या है, बिकॉज 2021 का जो फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, वो अलग है ना। लेकिन क्वेश्चन आस्किंग का जो एक प्रॉपर तरीका है ना, जो क्वेश्चंस अपने फ्रेम होते हैं वो सेम है, बस सीक्वेंस बदल दिया है। तो ये मत सोचना कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 2021 का, इसका कोई यूज़ नहीं है। 5 साल के, जो हम 5 साल बोल रही हूँ मैं, 5 ईयर्स के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से हमें करना है। क्लियर? तो हमें पूरा कवर करना है। 25 में हम पेपर देने वाले, तो 20 से लेके 25 तक के सारे अपन को PYQs अच्छे से करने हैं, तभी हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये आपको मान के चलना है। अगर फॉर्मेट अलग है, पेपर में सीक्वेंसिंग अलग है, उस पर मत जाना। हमें देखना कि क्वेश्चंस क्या हैं। क्लियर? तो आज करने वाले हैं इसको हम लोग बहुत अच्छे से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लियर स्टूडेंट्स? जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। नाउ सबसे पहले ये जो पैटर्न है उसको एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि आप लोग बाद में जाके डरो मत कि क्या आ गया। सबसे पहले वी हैव 3 आवर्स टू कंप्लीट दिस, जैसे कि आज भी रहता है, पहले भी इतना था। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट। सबसे पहले द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ या कंटेन्स 60 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। अभी मैं तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके बताऊंगी, लेकिन 60 क्वेश्चंस मिलते थे पहले, उसमें से 50 अटेम्प्ट करने रहते थे, मतलब ऑप्शन ज़्यादा मिलते थे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स, हमारे पास जो कंसिस्ट रहता है, 3 सेक्शन होते हैं, A, B एंड C। आज के टाइप पे सिर्फ 2 सेक्शन होते हैं। हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अलग कर दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग कर दिया है। सेक्शन A में हमारे पास रहते हैं 24 क्वेश्चंस एंड उसमें से हमें से 20 अटेम्प्ट करने रहते हैं। सेक्शन B में उसमें 24 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से 20 अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो अभी तक हमने 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। जो हमारे पास सेक्शन B है उसमें 12 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है हमें, तो 50 क्वेश्चन का हो गया कोटा पूरा। First 20 attempted question in the section A and section B each, and first 10 attempt questions in section C will be evaluated। अब जैसे कुछ बच्चे होशियार होते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, नहीं, जो भी फिर आपने पहले 10 किए होंगे या पहले 20 किए होंगे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, उसको इवेल्युएट किया जाएगा। एंड देयर इज ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन फॉर द एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एक से ज़्यादा पे टिक नहीं करना है। एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, नॉर्मल एग्जाम है अपना, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं सेक्शन A के। इसमें हमारे पास कितने क्वेश्चंस गिवन थे? अराउंड 24 क्वेश्चंस गिवन थे, राइट? 24 क्वेश्चंस गिवन थे, यस। सेक्शन A 24 क्वेश्चंस गिवन थे, जिसमें से 20 करने हैं। आपको सारे करने हैं। अभी पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LPG कनेक्शन टू पुअर पीपल इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस। Identify the objective of government budget from the above mentioned statement। Objectives of government budget सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, एलोकेशन ऑफ इनकम, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। उसके इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने खुद पढ़ाए हैं। मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स को जब तक एग्जाम्पल से नहीं पढ़ोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अभी देखो क्वेश्चन कैसा आया, एग्जाम्पल के फॉर्म में आया ना, आपको एग्जाम्पल उठा के दे दिया और आपसे पूछ रहे हैं कि इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। सबसे पहले देखो, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LPG कनेक्शन। हमें पता है कि एक गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर इन इंडिया, है ना, एक गैप हमें दिख रहा है। इसको फुलफिल करने के लिए कि सबको कम से कम जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो इक्वली मिले, इक्वल एक्सेस मिले, उसके लिए क्या किया जाता है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सोशल जस्टिस हो। हम कई बार पुअर लोग की हेल्प कर देते हैं बजट के थ्रू, कोई स्कीम निकाला है, कोई उज्ज्वला योजना हो गई जैसे कि, है ना, जैसे कि यहाँ पे LPG की बात करी, उज्ज्वल योजना की, उज्ज्वला जिसमें LPGs वगैरह मिलते हैं। तो हमें ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से रिच एंड पुअर के बीच में उस गैप को कम किया जा रहा है।
तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात ही नहीं करी है। क्रिएट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, क्रिएट फ्लक्चुएशंस इन द रेवेन्यू, रेवेन्यू की भी कहीं बात नहीं हुई, तो ये वाला तो अपने आप हट जाएगा एंड ये भी हट जाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शंस बच रहे हैं, ए एंड सी। ए क्या बोल रहा है? प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो एक हमारे पास आता है वो तो सबके लिए है, कोई भी बजट आप बनाओगे सबका वो मेन एक बोल सकते हैं ओवरव्यू, हर एक बजट का यही रहेगा कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। मेन पर्सपेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? एलपीजी कनेक्शन टू पुअर पीपल इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब हम चाहते हैं लोगों के साथ फेयर हो। फेयर का मतलब होता है जो डिजर्व करता है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। इक्विटेबल का मतलब क्या होता है? जो डिजर्व करता है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो हमें पता है कि रिच एंड पुअर के बीच में बहुत गैप है, तो उसको फुलफिल करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कम से कम जो बेसिक सर्वाइवल के जो नीड्स होते हैं उसको फुलफिल करने के उनकी स्थिति होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज सोशल जस्टिस। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? इसलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ टास्क कि आपको जल्दी से रिवाइज करना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सारे ऑब्जेक्टिव रिवाइज करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। बताइए इसका पैटर्न अलग जरूर है स्टूडेंट्स, ये वाला जो अपन पढ़ रहे हैं ना इसका पैटर्न अलग है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस आए ना बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं, काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज़ें हमने पढ़ी है कि इंडियन रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में क्या ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने क्या बात करी अभी? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, कोई मुझे बता सकता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में 4 चीज़ें आती है मेरे पास। सबसे पहले आता है विजिबल आइटम्स, फिर आता है मेरे पास इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है दैट इज योर कैपिटल ट्रांसफर्स। विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, ये 4 चीज़ें आती है जब मैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात करती हूँ। विजिबल का मतलब आता है फिजिकल गुड्स, टैंजिबल गुड्स। इनविजिबल का मतलब इनटैंजिबल गुड्स यानी सर्विसेज। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है वन वे ट्रांजैक्शन, कोई डोनेशन कर रहा है, कोई फाइनेंशियल हेल्प करना चाह रहा है किसी कंट्री की, तो वन वे ट्रांजैक्शन, उसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलना। एंड कैपिटल ट्रांसफर जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ विजिबल इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, विजिबल चीज़ों की बात कर रहे हैं, विजिबल आइटम्स यानी फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स जैसे कि हमारे पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो वही तो होता है मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या देखता है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गुड्स जिसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को कंपेयर किया जाता है, सर्विसेज का नहीं, ओनली गुड्स। अब ओनली गुड्स क्या होते हैं? सेल, रीसेल यानी मर्चेंडाइज। सो दैट इज वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये जितनी भी चीजें ना, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या चीजें हैं? ये है सर्विसेज। एंड सर्विसेज कहाँ पे आता है? इनविजिबल आइटम्स में। और ये क्या है मेरे पास? ये फिजिकल गुड है। एंड मैंने क्या बात करा? बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली गुड्स आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मर्चेंडाइज। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। देखो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर क्वेश्चन के साथ आपको बाकी सारी चीज़ें भी रिवाइज कराती चली जाऊँ जो इससे रिलेटेड है, ताकि अपना दिमाग दौड़े कि अच्छा ये भी था वो भी था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज करेक्ट। पहला क्या है? डिपॉजिट्स आर लाइबिलिटीज ऑफ बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? जैसे कि हमारे पास स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, सारे क्या है? कमर्शियल बैंक है। गुड। So deposits are liabilities of the bank. Commercial banks are creator of money. Commercial banks accept deposit of the general public, accept deposit of the World Bank for the agriculture and the rural development. इसमें से आपको कौन सा ऐसा लग रहा है कि श्योर हमारा हो सकता है? क्या कमर्शियल बैंक
पब्लिक से पैसा लेती है क्या? अगर मुझे कोई पैसा जमा करना है तो मैं हमारा गवर्नमेंट सॉरी बोल रहे हैं हम, कमर्शियल बैंक के पास जाके तो करते हैं। मैं अपना अकाउंट बनाती हूँ ना SBI में, PNB में, मैं अपना अमाउंट जमा करवा रही हूँ ना वहाँ पे, तो मुझे इतना श्योरिटी आ गई है कि थर्ड वाला तो अपना बिल्कुल है। सेकेंड जो हमारे पास आता है, कमर्शियल बैंक्स आर क्रिएटर ऑफ मनी। अब देखो यहाँ पे जो आपको समझना है ना, क्रिएटर से मतलब इश्यू ऑफ करेंसी की बात नहीं हो रही, हमें मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, ये उससे आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स जो भी डिपॉजिट हम बैंक के पास कर रहे हैं वो एक लाइबिलिटी है बैंक के लिए, बिकॉज वो डिमांड डिपॉजिट्स हैं। अगर मैं बैंक में अपना पैसा जमा करा रही हूँ तो जब भी मैं विड्रॉ करूंगी मैं कभी विड्रॉ कर सकती हूँ, बिकॉज वो मेरा पैसा है। तो बैंक को एक लाइबिलिटी है कि हाँ मुझे पैसा रिटर्न करना है, इसलिए तो उसको एक रिजर्व रेशो मेंटेन करके रखना पड़ता है, लीगल रिजर्व रेशो, राइट। एंड लीगल रिजर्व रेशो के थ्रू ही हम लोग मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो इसलिए ये जो फर्स्ट 3 है हमारे पास सही हो जाएंगे, बाकी वर्ल्ड बैंक और ये सब की चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी, ये इंटरनेशनल मार्केट के ट्रांजेक्शन्स हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडियन इन्वेस्टर्स अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, loan received from Australia, investments from abroad, purchase of machinery from abroad. What is balance of payment? मैंने अभी समझाया था जब मैं आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड बता रही थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट is basically an accounting statement which records economic transactions with the Indian resident and the rest of the world. With the Indian resident and the rest of the world. इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इन्वेस्टर अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इन्वेस्टमेंट, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है? इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडिया और इंडिया में ही इन्वेस्ट कर दिया, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ट्रांजैक्शन नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो एक इंडिया के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होते हैं। जैसे कि अगर मैंने बाहर से ऑस्ट्रेलिया से लोन रिसीव किया है, ठीक है, तो ये मेरा एक तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट पाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड जैसे कि FDI या FII, वो मेरे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट है। परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड, ये मेरे लिए असेट जनरेशन है, तो ये भी मेरे लिए एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास फॉरेन से रिगार्डेड हैं, तो ये आएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये थोड़ी आएगा, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? इंडियन रेसिडेंट दूसरे चीज़ों में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे तो खुद ही से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? समझिए इस चीज़ को। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, इस पर्टिकुलर पेपर में जो तुम्हें क्वेश्चन का लेवल दिखने वाला आपका टेस्ट कर देगा आपका आपने कितना समझा इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो इस वाले चीज़ को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसलिए मैं 2021 का मैं लेकर आई हूँ ये वाला सेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 क्या है मेरे पास? डीमोनेटाइजेशन वॉज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्ब ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी. Demonetization has lead people to shift from cash payments to electronic payments. दो मेरे पास स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट। आई थिंक इट इज़ अ वेरी इजी चॉइस, ये हमारे लिए बहुत सिंपल है, बोथ आर करेक्ट, बिकॉज डीमोनेटाइजेशन की वजह से ही हम लोग डिजिटल पेमेंट्स पे बहुत ज़्यादा बढ़े, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स यानी ई पेमेंट्स की तरफ हम बढ़े। हमने पेटीएम, फ़ोनपे सब चालू कर दिया क्योंकि वो इजी हो गया हमारे लिए। आज देखो वो हमारा पार्ट बन गया लाइफ का कि कैश नहीं रहता हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पेमेंट है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको स्टेटमेंट नंबर 1 में दिख रहा है कि डीमोनेटाइजेशन इसलिए लाया जाता है जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, करप्शन हो रहा है, जो ब्लैक मनी है, इन सबको कम करने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया जाता है। एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज आपकी वैसी सैलरी है 60,000, लेकिन आप ऊपर का पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तो आपने अपने अकाउंट मनी घर में छुपा के रखे हैं, सपोज 10-15 लाख एक्स्ट्रा। अब अचानक से गवर्नमेंट बोल दे कि ये नोट हो गया है बंद, और आपको पता है नोट कहाँ से चेंज होता है? सिर्फ और सिर्फ बैंक से चेंज होता है, एंड बैंक आपके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। तो जैसे ही आप इतना सारा अमाउंट वापस जमा करोगे तो नोटिफिकेशन तो जाएगा ना, इसलिए अलग अलग बांट के पैसा जमा कराया जाता है। ये भी चालाकी है, लेकिन इसलिए कराया जाता है कि अचानक से मनी सप्लाई को जज करने के लिए कि पैसा तो हमने इतना बनाया था, ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए करप्शन को, चाहे वो ब्लैक मनी हो, इन सबको देखने के लिए हमारे पास डीमोनेटाइजेशन लेके आया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन अ सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक डैश इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। अभी मैं मनी सप्लाई के बारे में बता रही थी। अब मैंने आपको हमेशा समझाया कि मनी सप्लाई जो है मेरा स्टॉक कॉन्सेप्ट है।
स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी भी चीज़ को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जज करते हैं। एक होता है मेरे पास फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मनी सप्लाई क्या जज करता है स्टूडेंट्स की एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम किसी ने कितना, किसके पास कितना पैसा है, पब्लिक के पास कितना पैसा है, उसको जब मैं जज करती हूँ वो मेरे पास मनी सप्लाई होता है। इट इज़ अ टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक, जनरल पब्लिक के पास अभी फिलहाल कितना पैसा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसलिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं लिख देती हूँ स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं पे जो मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या कहता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ स्टूडेंट्स। डन? ओके। Question number 7. All currencies other than the domestic currency of a country are called as foreign exchange rate, foreign exchange, foreign aid. Identify the correct alternative from the following. देखो मैंने हमेशा बोला है कि दूसरा नाम फॉरेन करेंसी का क्या होता है, फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज। क्या लिख सकते हो, फॉरेन करेंसी को आप लोग फॉरेक्स लिख सकते हो या आप लिख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज। यही दो नाम है। फॉरेन एक्सचेंज रेट तो कन्वर्जन रेट होता है, ये नहीं होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। ठीक है, तो ये कन्वर्जन रेट की बात होती है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि भाई ये जो डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जो भी करेंसी होती है उसको मैं क्या बोलती हूँ, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का एक और नाम क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, यार आप फॉरेक्स बोल सकते हो, इसके अलावा और कोई नाम नहीं है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट नंबर 1, गवर्नमेंट बजट इज अ डिटेल्ड इकोनॉमिक स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। गवर्नमेंट बजट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रोग्राम्स पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्या सही है? ऑफ कोर्स अगर हम बात करें बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। जो गवर्नमेंट बजट है आप सभी को पता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वही प्रेजेंट करता है। हमारे यहाँ भी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वेरी ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी, वो प्रेजेंट करते हैं। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वही प्रेजेंट करेंगे हमारा बजट। ये तो सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। एंड जो भी गवर्नमेंट बजट होता है उसमें हम आने वाले साल के बारे में एस्टिमेट्स लगाते हैं कि हमारा कितना खर्चा हो सकता है, कितनी पॉलिसीज़ मुझे लेके आने हैं, मेरे गोल्स क्या हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। राइट? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रेड डेफिसिट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स over the total value of imports of goods and services. Trade surplus refers to the excess of the total value of imports over the total value of exports. Current account deficit is in a nation occurs when the foreign exchange receipts in the current account fall short of the foreign exchange payments in the current account. Current account surplus is a nation occurs when the credit items of the balance of payment. अब credit क्या होता है? credit का मतलब होता है inflow. किसका? फॉरेन करेंसी का, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स। वहीं पे डेबिट क्या होता है? आउटफ्लो। तो आउटफ्लो क्या हो जाता है मेरे पास? आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? करंट अकाउंट सरप्लस इन अ नेशन अकर्स व्हेन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस आइटम्स एंड इनफ्लो आर लेस देन द आइटम्स ऑफ द डेबिट साइड। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरे पास आ रहा है डेफिसिट और सरप्लस का। डेफिसिट एंड सरप्लस, एक है करंट अकाउंट का और एक है मेरे पास ट्रेडिंग का। ठीक है, लेट्स सी। डेफिसिट आपको ये समझना है, अगर थोड़ा बहुत भी अपन को इंग्लिश आती है, ऐसे तो आती है सभी बच्चों को, मुझे पता है, ऑल आर वेरी गुड। लेकिन डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। सरप्लस का मतलब क्या होता है? भाई कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा आ गई हो। हमेशा क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, कि आपके पास ज़्यादा पैसा आए कि ज़्यादा पैसा जाए? अच्छा क्या रहेगा कि ज़्यादा पैसे आए। हम क्या बोलते हैं उसको? रिसीट्स। तो जब भी मेरे रिसीट्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द पेमेंट्स, तो मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन है। अब जैसे कि ट्रेड में हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, अगर मैं ज़्यादा इंपोर्ट करूंगी तो मेरे जेब से फॉरेन करेंसी जाएगी ना। अगर मैं यूएस से ज़्यादा चीज़ें परचेज करूंगी मुझे ज़्यादा उसको पैसा देना पड़ेगा। इससे अच्छा ये कि मैं अपना सामान बेचूं, मैं एक्सपोर्ट करूंगी तो यूएस को पैसा देना पड़ेगा। तो हमेशा हमारे लिए क्या अच्छा होता है कि मेरे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों
एज कंपेयर टू द इम्पोर्ट्स। ठीक है, डेफिसिट में आ जाते हैं। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, इसी का अपोजिट हो जाएगा। डेफिसिट का मतलब है कि भाई आपका ज्यादा खर्चा हो रहा है, आपका उतनी आमदनी जनरेट नहीं हो रही, मतलब आपके जो पेमेंट्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू द रिसीट्स, या रिसिप्ट्स बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंग्लिश का पेपर नहीं, इकोनॉमिक्स का पेपर है। नेक्स्ट, जब आपके इम्पोर्ट्स ज्यादा हो एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, तो डेफिसिट में ये आ जाता है एंड सरप्लस में ये आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझो, और मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखा रही हूँ, आप मुझे आंसर बताना कि क्या हो सकता है। डन। ऐसे स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, जो बहुत सेम टू सेम लगते हैं, ये इंसान का बहुत ज्यादा कैलिबर जज करते हैं कि आप कितने अच्छे से रीड कर सकते हो। अब देखो, इसका आंसर मेरे को पढ़ के ही समझ में आ गया था कि सी है। सबसे पहले, ट्रेड डेफिसिट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। मैंने अभी बताया डेफिसिट कब होगा, जब मेरा इंपोर्ट ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो ये गलत हो गया। सेकंड देखो, ट्रेड सरप्लस रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, इसी का अपोजिट लिख दिया, गलत हो गया, बिकॉज सरप्लस में एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए, लिखा है मैंने। नेक्स्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट कब होगा, जब आपने पेमेंट्स ज्यादा कर रखे हैं। सो व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स इन करंट अकाउंट फॉल शॉर्ट, यानी कम है एज कंपेयर टू द पेमेंट्स, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखो, करंट अकाउंट सरप्लस क्या है कि व्हेन द क्रेडिट आइटम्स, क्रेडिट मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, यानी हमें रिसीट्स कम हुई हैं, लेकिन सरप्लस में तो रिसीट ज्यादा होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या अपने पास, ये। इस तरीके से आंसर हमें करना है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लैरिटी आई थोड़ी कि नहीं आई, पहले मुझे बताओ। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। यहाँ पे मुझे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस गिवन है, ठीक है। करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द पब्लिक, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, बैंकर्स बैंक। देखो, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ये दो ऐसी चीजें, इसमें से कोई ना एक चीज तो फंसी जाती है। तो हमने पढ़ा है कि सेंट्रल बैंक जो है, जैसे कि आरबीआई है ना, हमारे इंडिया में आरबीआई, तो आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, देखो इसमें अलग ही समझ में आ रहा है। कमर्शियल बैंक जो रहते, हायरार्की समझते हैं। सबसे पहले आती है जनरल पब्लिक, हम जैसे लोग, फिर इनको कौन सर्व करता है, कमर्शियल बैंक्स, और कमर्शियल बैंक्स को कौन हैंडल कर रहा है, आरबीआई। तो ये अपने पास एक हायरार्की चल रही है, ये चीज हम समझ रहे हैं। मतलब आपने किसी को देखा, हम बोले मेरा आरबीआई में अकाउंट है, किसी का आरबीआई में अकाउंट नहीं हो सकता, तो मतलब हमें ये समझना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिकॉज बैंकर टू पब्लिक नहीं रहते भाई। आरबीआई कभी भी डायरेक्टली जनरल पब्लिक से डील नहीं करती है, कमर्शियल बैंक्स करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे हमें ऑड वन आउट पता लगाना था कि सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। इशू करता है क्या, इशू करेंसी करता है, बिल्कुल ठीक है। बैंकर टू द बैंक है, बिल्कुल। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई है, बिल्कुल। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, बिल्कुल ठीक है। तो ये थे हमारे फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, ये नहीं है, ठीक है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, हम पब्लिक के लिए नहीं है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। बढ़िया, चलो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम इन इंडिया। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। पहले क्या होता था कि अलग अलग कर देते थे, मतलब हम लोग आज के टाइम पे दोनों को अलग कर देते, पार्ट ए पार्ट बी में, पहले मिक्स्ड ही रहता था। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेफरेंस टू द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या रहता है, पब्लिक प्राइवेट दोनों बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी सिस्टम ओवर द गवर्नमेंट रेगुलेटेड इकोनॉमी, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओनली टू द प्राइवेट सेक्टर, को एग्जिस्ट। अरे तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया कि पब्लिक प्राइवेट दोनों साथ में काम करते तो मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, ये क्वेश्चन आया है मेरे फर्स्ट चैप्टर से जो हमने पढ़ा था। सो जमींदारी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू इंश्योर प्रॉपर कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया. Zamindars were given full freedom to collect and keep the rent collected by them. I think you have got the answer with the second one. जमींदार्स बिल्कुल ब्रिटिशर्स लेके आते थे,
ठीक है, और ब्रिटिशर्स उनको एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि आपका काम है रेवेन्यू को कलेक्ट करके मुझे देना, ना कि खुद रख लेना। जमींदार खुद से नहीं रख सकते थे, जो उन्होंने पैसा कलेक्ट किया उनको वापस देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, तो वो उनके लिए काम करते थे। इसलिए इसका स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि यस, ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो रेवेन्यू सिस्टम को कंट्रोल कर पाए, बिल्कुल सही है। लेकिन जमींदार को कोई राइट नहीं था कि वो जो भी रेंट उन्होंने कलेक्ट किया उसको वो खुद रख पाए, नहीं, उनको ब्रिटिशर्स को देना रहता था। इसलिए स्टेटमेंट 1 मेरे पास सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 मेरे पास गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डैश वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी इन इंडिया। इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करना है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने हमेशा समझा इसको ऐसे ही पढ़ना है, इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करना है। हम चाहते थे, जैसे हमारी इंडिपेंडेंस हुई, हम चाहते थे अपने डोमेस्टिक मार्केट को एनहांस करना, तो हम चाह रहे थे कि इम्पोर्ट कम से कम हो, कि जो भी चीज़ हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बाहर से मंगाने की ज़रूरत है हम उसको खुद बनाएं। तो मेक इन इंडिया कैंपेन क्या है, एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कैंपेन की तरह ही काम कर रहा है। मतलब हम चाहते हैं कि हमें किसी और कंट्री पे रिलायंट नहीं होना पड़े, बल्कि हम खुद सेल्फ रिलायंट बने, हमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत है हम खुद बनाएं। क्यों हमें ज़्यादा इंपोर्ट करने, बल्कि हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करने चाहिए, राइट। तो प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, आई थिंक आई गेव यू द आंसर, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। तो हम लोग चाहते थे इनिशियल कि उसमें कि हम लोग कैसे अपने डोमेस्टिक हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें, उसको प्रोटेक्ट करें फॉरेन मार्केट से। तो इसलिए हम लोग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर रहे थे, हम ज़्यादा रिलाय इस चीज़ पे कर रहे थे कि हमें सारे गुड्स को खुद ही बनाना चाहिए, किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर, समझिए इस चीज़ को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, बी ऑप्शन। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। Statement number 1. The official data on poverty in India is issued by the नीति आयोग। यानी जो प्लानिंग कमीशन था बाद में नीति आयोग बन गया है। Since independence, the number of poor people in India has declined. क्या पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है क्या स्टैट्स हमें याद है? क्या होगा इसका आंसर? पहला क्या बोल रहे हैं, द ऑफिशियल डेटा ऑन द पॉवर्टी इन इंडिया इज इशूड बाय द नीति आयोग। क्या नीति आयोग पॉवर्टी का स्टेटमेंट देती है? हु एस्टिमेट्स पॉवर्टी इन इंडिया? तो देखो पॉवर्टी वाला जो चैप्टर है ना, एक्चुअली अभी हो गया है एलिमिनेट आपके सिलेबस से, इसलिए आपको इसका करेक्ट चीज़ नहीं पता होगा। नीति आयोग के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, लेकिन ये जो पॉवर्टी वाला चैप्टर है ना, ये पहले था, अब नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए आपको नहीं पता होगा। तो मैं आंसर बता देती हूँ कि जो दोनों स्टेटमेंट्स है बिल्कुल सही है, नीति आयोग बढ़ाता है, एंड जो एस्टिमेट हम लगा रहे हैं, जो हमारे पास डेटा, उसके अकॉर्डिंगली पॉवर्टी रिड्यूस हुई है इंडिया में। ठीक है, ये वाला चैप्टर अब नहीं है अपने सिलेबस में, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट 1 है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 पेव्ड द वे फॉर द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 रिलैक्स द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्राइवेट सेक्टर। क्या हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे प्राइवेट सेक्टर के? बिल्कुल हाँ भाई, खूब रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। जो मेरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी, सिलेंडर की बात नहीं कर रहा है, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन की तरह काम करते थे हर एक चीज़ों पे, है ना, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती थी हर एक चीज़ों पे लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू। प्राइवेट सेक्टर को इतना बूस्ट नहीं मिल रहा था, ग्लोबलाइज तो हम थे ही नहीं, हमारी क्लोज इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों को ओपन अप करने के लिए एलपीजी लेके आ गया था 1991 में। तो ऑफकोर्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे सभी। From the following statements regarding goods and services tax, identify the incorrect statement. कौन सा statement जो गलत हो वो identify करना है। It ensures uniformity of tax rate across all state. It ensures better tax compliance and tax collection. All types of direct and indirect taxes have been subsumed by when. सबसम्ड का मतलब क्या रहता है कि सारे के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसी में आ गए हैं क्या? इट इज इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर कि जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, मैंने हमेशा आपको एग्जांपल दिया कि डायरेक्ट टैक्स में याद रखो कॉर्पोरेशन टैक्स, इंडिविजुअल टैक्स, इनकम टैक्स याद रखो, वेल्थ टैक्स याद रखो, और मैंने हमेशा आपको बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से जीएसटी रखो। इधर क्या बोल रहे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, नहीं सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने सारी चीज़ों को जीएसटी में डाला है। डायरेक्ट टैक्सेस तो अभी भी वही हैं, इनकम टैक्स नहीं आता है। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी ने अपने साथ लिया है, बाकी सारे टैक्सेस पुराने जैसे थे वो ही हैं। क्लियर, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज ना हो। समझे इस चीज को? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए।
From the following, which of the item would appear on the credit side of capital account of the balance of payment in India? अभी मैं आपको बता रही थी कि क्रेडिट और डेबिट के बीच का डिफरेंस, क्रेडिट एंड डेबिट का डिफरेंस। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इनफ्लो, ठीक है, एंड डेबिट का मतलब होता है आउटफ्लो। ये जनरल सेंस में बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं ना, जहाँ पे कैपिटल ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड किया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सोचने का तरीका बदल जाता है। अब देखो, पहले समझते हैं। एजुकेशनल कंसल्टेशन फ्रॉम अ फर्म इन न्यूयॉर्क, बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अर्थक्वेक रिलीफ एंड रिसीट फ्रॉम फ्रांस, ये हमारा एक यूनिलैटरल ट्रांसफर है। इम्पोर्ट्स ऑफ एडिबल ऑयल्स, ये भी मेरा एक तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आता है। एजुकेशन कंसल्टेशंस फ्रॉम द फर्म इन न्यूयॉर्क एंड बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है बोरोइंग्स। ये मेरे पास एक यूनिलैटरल ट्रांसफर है, वन वे ट्रांजैक्शन है। ये मेरे पास क्या आएगा? इम्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है। एजुकेशनल कंसल्टेशन भी एक एडवाइस की तरह है, एक सर्विस की तरह है। तो आपको समझना है सिर्फ यही है जो कैपिटल ट्रांसफर को लिख रहा है। सो दैट इज वाई कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमने पढ़ा, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ए, ग्रुप मेंबर्स इन नीड ऑफ फंड्स कैन बोरो एट अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें जानना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, इनकरेक्ट ढूंढना है। बोरोइंग्स इन माइक्रो क्रेडिट सिस्टम आर मेनली टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। Micro credit system has helped men in rural areas to become self-independent या dependent. Formal credit system has failed to provide credit to the needy people in the rural areas. देखो, हमें ये पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही मतलब होता है कि हमें खुद की हेल्प करनी है, लेकिन हमें ये भी पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यूजली वुमेन के लिए लाया गया है, तो ये मेन के लिए नहीं है। और हमें सेल्फ डिपेंडेंट नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना रहता है, तो इसलिए हमारा वाला आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ गुड टॉपिक। Question number 19. Read the following statements carefully and choose the correct alternative. Statement number 1. Recovery of loans is a non-debt creating capital receipt. Recovery of loans cause a reduction in the asset of the government. कौन सा सही है? अगर मैंने अपने लोन्स को रिकवर कर लिया, मैंने किसी को 10,000 रुपये दिए थे, मैंने रिकवर कर लिए, तो क्या इससे मेरे एसेट्स को रिड्यूस हो जाएगा क्या? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? रिकवरी ऑफ लोन्स जो है इज अ नॉन डेप क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट। ये नॉन डेप क्रिएटिंग है, इससे हमारा कोई डेप नहीं बनता। पहली बात तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है बिल्कुल सही हैं। नॉन डेप क्रिएटिंग का मतलब क्या है? ये हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं बना रहा है, ये हमें समझना है कि कोई हमारे लिए बर्डन नहीं है। अगर रिकवरी ऑफ लोन्स हो रहे हैं, अच्छा कैपिटल रिसीट है, लेकिन रिकवरी ऑफ लोन्स ऐसा मान के चलते हैं कि मेरे असेट्स को ज़रूर रिड्यूस कर देता है। क्यों? अगर मैं बात करती हूँ रिकवरी ऑफ लोन्स के लिए, रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब है कि जो मुझे इंटरेस्ट मिलता था वो मुझे मिलेगा नहीं ना। हमें पता है कि इंटरेस्ट भी मेरा एक रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है वो। अगर मैं किसी को लोन दे रही हूँ तो वो मुझे इंटरेस्ट देता था, इंटरेस्ट मेरे लिए एक एक्स्ट्रा अर्निंग होती है। तो अगर मुझे सारे लोन रिकवर हो जाएंगे तो मुझे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? अगर मैंने किसी को 10,000 का लोन लिया, मैंने उसको बोला था भाई तुझे 10,000 का मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो 20,000 हुए तेरे पास, इमरजेंसी का फ़ायदा उठाया, मैंने ले लिया लोन। अब अचानक से वो बोल दे कि हाँ भाई मेरे पास हैं 10,000 रुपये, मुझे नहीं चाहिए, लोन रिकवर कर दिया, तो इंटरेस्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इंटरेस्ट अगर आना बंद हो गया तो एक जो बेसिक अर्निंग होती है जो थोड़ी बहुत, वो कम हो जाएगी। दैट इज़ वाई ये कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देता है असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। मैक्सिमम लोग इसका देखना एक ही आंसर सही करके आएंगे, बोल देंगे ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, और वो भी अगर उनको समझ आया तो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर आइडेंटिफाइड फॉर द अर्बन पुअर। पुअर क्या सिर्फ गांव में होते हैं, शहर में भी हैं लोग पुअर? तो बताइए कौन सा फीचर है? लैक ऑफ इनकम जनरेटिंग असेट्स, लिमिटेड स्किल्स अवेलेबिलिटी, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी एंड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये तो सारे ही सही हैं, सारे ही बता रहे हैं कि क्यों हमारी गरीबी से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल सही है कि हम लोग इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, और ना हम स्किल्स आती हैं, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट विद रेफरेंस टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो क्या सिर्फ कॉइन्स को इशू कर सकती है? इट इशूज ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी नोट्स, इट इशूज 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स,
इट इशूज ओनली 1 रुपी नोट। बताइए क्या सही होगा? वैसे हमने पढ़ा है कि जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो इशू ऑफ करेंसी होता है, वही सारे पैसे नोट प्रिंट वगैरह करता है। तो ये कहाँ से आ गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। छोटे सी लाइन में एक स्टेटमेंट में मैंने आपको पढ़ाया, आपकी बुक में भी लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमें पता है कि जो 1 रुपी नोट है वो तो पक्का कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही छापता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी कॉइन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी कौन छापेगा? आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही छापता है। ठीक है, आरबीआई बाकी सारी चीजें करता है नोट्स, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिर्फ इसी को करेगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। फाइन। तो जब भी हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्टूडेंट्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपी का नोट एंड कॉइन्स को इशू करता है। एंड जो हमारा आरबीआई है ना, वो बाकी की करेंसी को इशू करता है, जितने भी नोट्स हमारे पास हैं। ठीक है, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, ये सारे नोट्स। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज डेमोग्राफिक कंडीशंस वाज कैटेगराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? कि हमें डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में अगर स्टडी करना है, तो डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या होते हैं? किसी की पॉपुलेशन को स्टडी करना होता है कि उसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, जेंडर क्या है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी रहती हैं। सो सबसे पहले हमें पूछा गया है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो क्या थी? लो लेवल ऑफ लिटरेसी, लो मोर्टालिटी रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई मोर्टालिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई मोर्टालिटी रेट, हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। वहीं पे है लो लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई मोर्टालिटी रेट एंड लो लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो इतना आपको समझना है स्टूडेंट्स की अधिकतर चीज़ें लो थी। ठीक है, लिटरेसी रेट तो बिल्कुल लो था, तो यहाँ पे हाई है, हटा दो, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो थी ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमाइंस वगैरह हो रहे थे, डिजीजेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे थे, हेल्थ कंडीशंस खराब थी, तो ये भी किया। देन यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे भी हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी लिखा है, तो बचा क्या अपने पास? ये तो आंसर सही हो गया, एलिमिनेशन मेथड से हो गया ये तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे पास। इन इंडिया एग्रीकल्चर सब्सिडीज हैव ऑलवेज बीन अ टॉपिक ऑफ डिबेट अमंग द इकोनॉमिक थिंकर्स। मतलब सब्सिडीज आप सभी को पता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रही थी 2024 का, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया लगभग। ऑफकोर्स फ्रेमिंग अलग कर देंगे, लेकिन सब्सिडीज के ऊपर ही आया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना सब्सिडीज वाला, आई थिंक ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया था कि आपको बताना था फॉर एंड अगेंस्ट द मोशन, डिबेट की तरह ये गिवन था, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। एंड जहाँ पे अभी आपको 4 ऑप्शंस दे दिए ना, वहाँ पे बोला था कि आपको फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन 4-4 पॉइंट्स लिखने हैं। किसमें? वो क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो हमने पढ़ा था 2024 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। सो यू कैन सी चीज़ें रिपीट होती हैं। 2021 का क्वेश्चन 2024 में मिला है, इसलिए हम बोलते हैं ना 5 साल का क्वेश्चन पेपर कर लोगे तो भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो पहला क्या बोल रहे हैं? एग्रीकल्चर सब्सिडीज हैव ऑलवेज बीन अ टॉपिक ऑफ डिबेट, है ना। कि कुछ लोग बोलते हैं सब्सिडीज एक फाइनेंशियल बर्डन है गवर्नमेंट पे, कुछ लोग बोलते हैं सब्सिडीज अगर नहीं होंगी तो रिच और पुअर के बीच में गैप कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, रिच फार्मर्स रिच होते चले जाएंगे एंड पुअर फार्मर्स पुअर होते चले जाएंगे, तो उसके बीच में गैप आ जाएगा। ये चीज़ हम समझ रहे हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन इंडिया। क्लियर? तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स की, ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन से एंड वी हैव टू फिगर आउट। ए क्या है? सब्सिडीज एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट न्यूअर टेक्नोलॉजीज। सब्सिडीज एक तरीके से हेल्प करते हैं फार्मर्स को कि वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएं। सेकेंड, सब्सिडीज हेल्प फार्मर्स टू फेस द अनसर्टनिटीज ऑफ फ्यूचर, कि फ्यूचर में अगर कोई भी अनसर्टिनिटी नहीं की तो क्या सब्सिडीज उसमें हेल्प कर पाएंगे। सब्सिडीज एम टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स। तो हमें क्या पता लगाना है? इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। सब्सिडीज मेनली बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड बिग फार्मर्स। अगर हम बात करें, ये एक अगेंस्ट द मोशन में हमारे पास आता है कि सब्सिडीज क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सब्सिडीज का मेन मोटिव था कि जो मार्जिनल फार्मर्स है उनको फायदा होना चाहिए, लेकिन फायदा किसको हो जाता था? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को। तो हमारे पास ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ये, बिकॉज हमें क्या बोल रहे हैं? इज नॉट इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ फेवर, ये अगेंस्ट है। और हमें क्या लिखना है कि फेवर में कौन कौन से, तो ये फेवर में है कि सब्सिडीज फार्मर को हेल्प करता है। ये सारी चीजें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और ये मेरे पास नेगेटिव पॉइंट है। आपसे क्या पूछा है? इन फेवर। दैट इज वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जल्दी से। डन। क्वेश्चन नंबर 24,
Identify the correct statement from the following. India developed sound industrial base under the colonial rule. India has very developed capital goods industry structure on the eve of independence. Under the colonial rule, India generated export surplus. The real motive of the development of infrastructure under the British rule was to ensure the development of India. ये तो बिल्कुल नहीं है. हमें पता है कि जो भी डेवलपमेंट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से सामान अच्छे से सप्लाई कर पाएँ ब्रिटेन में, हमारे लिए कुछ नहीं था. तो इसका आंसर बहुत सिंपल है हमारे पास, दैट इज अंडर द कॉलोनियल रूल इंडिया जनरेटेड एक्सपोर्ट सरप्लस. इसका बहुत अच्छे केस स्टडी भी हमने पढ़ी है कि इंडिया ने इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट किया, उसके बाद भी वो जो सरप्लस था ना वो ब्रिटिशर्स अपने एक्सपेंसेस को फंड करने के लिए यूज़ होते थे, वो इंडिया के लिए यूज़ ही नहीं करते थे. तो इंडिया, क्योंकि अब देखो सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा आप सामान इंडिया से ब्रिटेन भेज रहे हो तो ऑफकोर्स एक्सपोर्ट सरप्लस तो हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, ब्रिटिशर्स का रूल था अपने घर भेज रहे हैं. आप खुद बताइए, आप अपने घर से मिठाई अपने दूसरे रिश्तेदार के घर भेजोगे तो इसमें आपका कोई फ़ायदा थोड़ी है, वो तो सिर्फ नाम का फ़ायदा हुआ. तो हमें ये समझना है, मतलब इन द सेंस कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे तो था वो इंडिया का सामान, लेकिन वो हम पे रूल कर रहे थे तो फ्री में ही पहुँचा दिया वहाँ पे. तो एक्सपोर्ट सरप्लस होता भी था तो पैसा भी जनरेट होता था, तो वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे और इंडिया के लिए नहीं करते थे. तो इसलिए आंसर ही सही हो जाएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़े. डन. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FII. पोर्टफोलियो कैसे बनता है, पोर्टफोलियो जैसे कि स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनता है ना अपना, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट में ही पोर्टफोलियो बनता है कि भाई कौन सी कंट्री में आपने कितना इन्वेस्ट करके रखा है. तो हमें क्या करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है. इन्वेस्टमेंट्स बाय, अब सेक्शन बी शुरू हो गया बाय द वे, इससे पहले सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया है एंड इसमें से 20 क्वेश्चन आपको करने थे. हमने 24 के 24 करे क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम स्किप नहीं कर सकते. अब शुरू हो रहा है मेरा सेक्शन नंबर बी. इसमें भी मेरे पास अराउंड 24 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से भी मुझे 20 करने रहेंगे. 25th क्वेश्चन है मेरे पास. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया. इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन कंपनी टू स्टार्ट इट्स सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया. Investment by a foreign company to acquire some company in India. A foreign investor buying shares in Indian market. A foreign investor buying goods in Indian market. तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की ये गुड्स वाली चीज़ आएगी क्या, शेयर्स की बात आएगी क्या, जल्दी बताओ क्या होगा. देखो मुझे इतना पता है कि अगर हम बात करते हैं इसमें से करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ने क्या बोली तरीके से शेयर मार्केट का है जहाँ पे हम लोग करेंसीज वगैरह खरीदते हैं, तो यहाँ पे बाइंग एंड शेयर्स वाला आएगा. ये अगर हम किसी कंपनी का कोई कंपनी खरीद रहे हैं या सब्सिडरी कंपनी खोल रहे हैं तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आएगा. ये किस में आएगा, FII में आएगा. और ये क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आएगा, ये नहीं आएगा यहाँ पे. ये भी वैसे बाइंग गुड्स में ले रहे हो तो आप फिजिकल गुड्स में खरीद रहे हो तो इसको भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही काउंट कर सकते हो. आपसे पूछा गया था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसको हम लोग FII की तरह भी लिखते हैं, तो FII का कैटेगरी सिर्फ ये वाला है, इसलिए 3 इसका आंसर हो जाएगा. क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. स्टेटमेंट नंबर 1 है मेरे पास. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व्स टू अवॉइड टू मच लेंडिंग टू द पीपल. द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एक्ट एज अ डिटरेंस टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स. ये क्वेश्चन आया है हमारे पास मनी मल्टीप्लायर से. बताया था ना ये मनी मल्टीप्लायर बड़ा फेवरेट है CBSE का. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट. कुछ जो डिपॉजिट है हम सभी को पता है एक लीगल रिजर्व रेशो होता है जिसमें हमारे पास आता है SLR एंड एक हमारे पास आता है CRR. जो कैश रिजर्व रेशो है ना हमारे पास एक तरीके से जो मेंटेन करके रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स को विद RBI. So Reserve Bank of India keeps a certain percentage of the deposit or the reserves to avoid too much lending to the people. क्या वो रिजर्व बैंक रखता है क्या, बिल्कुल. नेक्स्ट है हमारे पास द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एक्ट एज अ डिटरेंस टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स बिकॉज मनी सप्लाई में इनिशियल डिपॉजिट को हम लेते हैं, तो दोनों हमारे सही हो जाएंगे. स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं. चलो आगे बढ़े फुर्ती से. क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following is not a valid statement in the context of the Industrial Policy Resolution 1956? कौन सा सही नहीं है? Ownership and the management of the core industries were given to the public sector.
Tax benefit were given to the industries being established in the backward region to promote regional equalities. A few industries were allowed to be owned by the private sector. Goods produced by the small scale industries were deserved मतलब रिजर्व्ड है बेसिकली, आई थिंक पेपर में भी डिजर्व्ड ही प्रिंटेड है. तो आपको जो इसका सही आंसर है ये वाला हो जाएगा, बिकॉज नॉट वैलिड वाली चीज़ है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाला इसमें कैटेगरी रही है. जब हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की, हम बात कर रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करते थे वैसी इंडस्ट्रीज़ को जो बैकवर्ड रीजन्स में सेटअप करना चाह रहे थे. ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट बाद वाले रेजोल्यूशन में आया है. प्लस यहाँ पे जो मेजर चीज़ें थी वो पब्लिक सेक्टर हैंडल करता था एंड प्राइवेट सेक्टर को कुछ ही इंडस्ट्रीज मिलती थी. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन. चलो. After independence, there was an expansion in the farm and the non-farm output, income and employment. Rural banking has helped farmers to avail benefits of credit facilities for meeting their needs. क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? बताइए. What could be the answer of this one? पहले स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का अच्छे से. ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे थोड़ा, क्योंकि असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है. सबसे पहले दोनों के बीच में रिलेशन है क्या? बिल्कुल है, बिकॉज यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट. तो ये चीज कहाँ से रिलेटेड हो गई? एक तरीके से एग्रीकल्चर से. एग्रीकल्चर में भी नॉन फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आती है. तो एग्रीकल्चर यूजली कहाँ पे होता है? रूरल जगह पे होता है. तो वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेंशन क्यों आया है? बिकॉज वहाँ पे फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज मिलने लग गई हैं, इसीलिए वहाँ पे एक्सपेंशन आया है. इसलिए असर्शन का करेक्ट रीजन हमारे पास ये हो जाएगा. क्लियर? ओके. क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. गलत स्टेटमेंट को पता लगाना है. ह्यूमन कैपिटल रिप्रेजेंट्स एनहांस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी. ए. बी क्या है? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एनहांसेस एफिशिएंसी एंड स्किल्स इम्प्लाइंग इकोनॉमिक ग्रोथ. सी है मेरे पास ह्यूमन कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर्स. देन डी है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मीन्स टू एन एंड. तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? क्या ह्यूमन कैपिटल ये बताता है कि लेबर कितना प्रोडक्टिव है? अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या एफिशिएंसी इंप्रूव होती है? ह्यूमन कैपिटल इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर. क्या ह्यूमन कैपिटल को आप सेपरेट कर सकते हो क्या? ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा. राइट, सो दैट इज वाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये है. ये तो बहुत सिंपल था. चलो आगे बढ़े. 30th क्वेश्चन है हमारे पास. 38 नहीं, 30th मतलब 30 वाला क्वेश्चन है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा असर्शन है. अर्बन पॉवर्टी इज कंसिडर्ड एज अ स्पिल ओवर ऑफ द रूरल पॉवर्टी. रूरल पुअर माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड. अब देखो ये जो है ना पॉवर्टी से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे पहले चैप्टर में था. पॉवर्टी पहले सिलेबस में था, अब नहीं है, इसलिए ये वाले इसको हम स्किप कर सकते हैं. बाकी देखो रीज़न सही है कि रूरल पुअर जो रहते हैं, जो इंसान एग्रीकल्चर में नहीं है, आपने देखा होगा अगर 4 लोग हैं घर में तो एक बड़े बेटे को बाहर भेज दिया जाता था कि तुम जाके कमाओ. तो रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करते हैं सिटीज़ के लिए ताकि उनको काम मिले. एंड इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अर्बन पॉवर्टी भी कनेक्ट हो रही है. 31st क्वेश्चन देखेंगे. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री जनधन योजना. ओके, वेरी गुड. सबसे पहले जनधन योजना एक बेसिकली स्कीम है हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड. It promotes habit of savings among masses. Government uses it for the direct benefit transfer under the various schemes. It ensures financial inclusion of every account holder. Each account is entitled to rupees 5 lakhs. Accidental insurance. अरे भाई इतना नहीं हो पाएगा किसी योजना में कि तुम्हें इंश्योरेंस भी दे दें, तुम्हें सब दे दें, ये सब नहीं है. फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम थी जहाँ पे बोला गया था भाई सबका अकाउंट होना चाहिए, सबको सेविंग्स करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई अमाउंट हमने गारंटी नहीं किया था, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा. बाकी सब सही है. सब्सिडीज़ वगैरह सब अकाउंट में आ जाते थे तो इसके लिए बनाया गया था. फालतू की कहानी नहीं जोड़ेंगे अपन. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स. कौन सा गलत नहीं है? नॉट फॉल्स पूछा है, कौन सा गलत नहीं है? हायर एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ द टोटल एजुकेशनल एक्सपेंडिचर इन इंडिया. नो एजुकेशन सेंस हैज बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन कंट्री आर इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ अडल्ट लिटरेसी लेवल ओनली. कौन सा गलत नहीं है पूछा है? सारे ही गलत लग रहे हैं. मतलब सही कौन सा ये पूछ रहे हैं आपसे. एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट एट टेरिटरी लेवल इज हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन. देखो ये वाला जो अगर हम बात करें
ये जो है गलत नहीं है, ये सही है कि टेरिटरी लेवल यानी हायर लेवल पे बिल्कुल थोड़ा बहुत हम लोग कर रहे हैं खर्चा, लेकिन एक लोअर लेवल पे जो हमें लेवल पे एक्सपेंडिचर चाहिए उतना नहीं हो रहा है। बाकी ये सब तो गलत है, यही सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन ट्रेनिंग, number of people engaged in different sectors, number of people engaged in territory and number of people facing unemployment. Structural आपने क्या पढ़ा है कि number of people engaged in different sector, occupational structure पढ़ा था, उसमें क्या देखा था कि कितना workforce कौन से सेक्टर में काम कर रहा है, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऐसे अलग अलग हमने नहीं पढ़ा। जब सारे सेक्टर्स के बारे में बात करते तो हमने पढ़ा कि वो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होता है। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का मतलब क्या है कि कितने लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, वही बोल रहा है नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन डिफरेंट सेक्टर। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वाला केस अलग है, वो चीज़ अलग है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ स्विच करते हैं तो उसमें थोड़ा गैप आता है, वो क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, सारे स्टेटमेंट आपको केयरफुली रीड करने हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ओनली to enhance the productivity in an economy. Women must be given equal opportunities. बिल्कुल सही बात है, women must be given equal opportunities. I stand by it. लेकिन ये only शब्द आ गया, इसने पूरा स्टेटमेंट बिगाड़ दिया। अगर सिर्फ इतना लिखा रहता कि मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी तो ये सही रहता। ये ओनली वाला शब्द होता है ना जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर देता है चीज़ों को। मोस्टली, ओनली, बेस्ट, ये सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो आपके स्टेटमेंट को दो बार सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। सिर्फ मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही है कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन बहुत सारे टर्म्स में होता है। ठीक है, एंड बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट सही है कि वुमेन को बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, मैं बिल्कुल इस पर एग्री करती हूँ। ठीक है, ओके, आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35, प्रे करो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। चलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, गलत स्टेटमेंट को हमें पता लगाना है भाई। चलो, ए है हमारे पास, डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर इज एसेंशियल टू अनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी। क्या गरीबी हटाने के लिए रूरल पीपल के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरे एरियाज में जाके भी काम करे, सिर्फ एग्रीकल्चर में ना लगे रहें। चलो, सेकेंड क्या है, डाइवर्सिफिकेशन इज एन असेंशियल कंपोनेंट बिकॉज देर इज अ ग्रेट रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट रहते हैं जो हमारे लाइवलीहुड को बहुत ज़्यादा रिस्क पे लेके आ सकता है। सी ऑप्शन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड्स सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। डाइवर्सिफिकेशन हमें हेल्प करता है कि हम अच्छी एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर में अगर हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम लोग को ज़रूरत नहीं है कि 10 लोग की ज़रूरत नहीं है, 2 लोग उस काम को कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज जॉब अवेलेबल नहीं है तो 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो जो 2 लोग का काम है उसको 10 लोग करें, मतलब जो 8 लोग एक्स्ट्रा हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 0 है, जो एग्रीकल्चर में हर बार होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है एंड डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज़ आर नॉट बेनिफिशियल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो यही हो जाएगा, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन बहुत असेंशियल है और बहुत ज़रूरी है, और अगर ये नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। हम चाहते हैं अगर इंसान पॉवर्टी से बाहर निकलना चाहता है दैन यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई स्पेशली फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। डन स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सपोज मनी क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम इज 1000 एंड द प्राइमरी डिपॉजिट इज 250, द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर एंड रिजर्व रेशियो वुड बी। देखो सबसे पहले तो ना जब भी मुझे 25 और 1000 दिखता है तो कहीं ना कहीं मुझे क्लिक हो जाता है कि इसमें 4 की कुछ बात हो रही है ना, क्योंकि जब भी मैंने आपको ये बताया है, टेक्निक बताई किस तरीके से हम लोग तुक्का भी लगा सकते हैं एमसीक्यू में, तो हमें पता है कि लीगल रिजर्व रेशियो का अगर हम मेंटेन करना है मनी मल्टीप्लायर में, हमने देखा है कि इट इज़ 1/LRR, ये चीज़ हमें पता है लीगल रिजर्व रेशियो की। तो कहीं ना कहीं जब मैं बात कर रही हूँ कि सपोज मनी क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम इज 1000 एंड द प्राइमरी डिपॉजिट इज 250, यानी 250 आपने ऐसा डाला है इसमें पैसा, ठीक है, वो बाद में कितना हो गया है, 1000 हो गया है, कितना टाइम्स हो गया है। तो अगर हम लोग 250 में 4 टाइम्स करेंगे तभी तो जाके मेरा 1000 हो पाएगा। तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो मल्टीप्लायर है वो 40 है, मतलब 4 है। अब मुझे उसमें से कितना परसेंटेज रखना पड़ेगा लीगल रिजर्व रेशियो का, मुझे वो पता लगाना है, मतलब मुझे LRR के बारे में पता लगाना है। तो मुझे पता है कि मेरा मनी मल्टीप्लायर तो 4 निकल के आ गया है, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25% आएगा। सो दैट इज़ वाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25%। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
Question number 37. Identify the incorrect statement with reference to the balance of payment. Okay. So current account records export and import transaction of a nation. Export of machinery is recorded in the capital account. Transfer of funds to the relative abroad entered on the debit side of the current account. करंट अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? करंट अकाउंट के बारे में. ओके. करंट अकाउंट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती है, कोई मुझे जल्दी से बता दो. करंट अकाउंट में क्या क्या आता है मेरे पास? करंट अकाउंट में मेरे पास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, एंड फोर्थ है मेरे पास दैट इज योर कैपिटल ट्रांसफर्स. ठीक है, ये चार चीजें हैं. करंट अकाउंट में ये तीन आती है, इसमें आता है अपने पास कैपिटल अकाउंट. ठीक है जी. तो अब हमें देखना है करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एसेट एंड लायबिलिटी कौन अफेक्ट करता है? कैपिटल ट्रांसफर. ये सही है. ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स टू द रिलेटिव अब्रॉड एंटर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट. डेबिट का मतलब होता है पैसा जाएगा. बिल्कुल सही है, यूनिलैटरल ट्रांसफर की बात हो रही है. क्या अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है? विजिबल आइटम्स का होता है ना, तो ये मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज ये कैपिटल नहीं, ये करंट अकाउंट में आएगा. करंट अकाउंट में आता है विजिबल आइटम्स. विजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है? फिजिकल गुड्स ओनली. दैट इज मैं यहाँ पे क्या आएगा? एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी. क्लियर? समझे इस चीज को कि नहीं समझे हम? पक्का? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. असर्शन ए क्या गिवन है? इन डेवलपिंग कंट्रीज ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज बीन फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ द पर कैपिटल रियल इनकम. Empirical evidence to prove that increase in human capital causes economic growth is rather nebulous. Both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Yeah, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. Assertion is true but reason is false, या assertion is false या reason is true. सबसे पहले डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया है, अगर वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या ग्रोथ मेरा पर कैपिटा इनकम में बढ़ रहा है क्या? हाँ, बढ़ रहा है. ये हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि हमारा जीडीपी नहीं बढ़ रहा है. जीडीपी तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये चीज़ हमने नोटिस करी है. अगर मैं रीजन की बात करती हूँ, एम्पेरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेस इकोनॉमिक ग्रोथ इज रादर न्यूबिलियस. अब देखो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड था. यहाँ पे हम लोग जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो एकदम स्पेसिफिक इसका रीजन नहीं है. इसलिए दोनों सही तो हैं, लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. Clear? Take a screenshot of it. Okay. Let's move on to the next question. Question number 39. A process that involves the assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, distribution of different agriculture commodities across the country is known as very very important agriculture marketing, जिसको rural marketing ही बोलते हैं. उसमें क्या आता है? मैंने हमेशा देखा है assembling होता है, storage होता है, processing होता है, transportation होता है, packaging होता है, grading होता है, and होता है distribution. ये पूरी सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास, तभी उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं, रूरल मार्केटिंग बोलते हैं. क्लियर? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं. ओके, 40th क्वेश्चन हमारे पास है. इंडिया हैज़ टू मेक रियल प्रोग्रेस, शी हैज़ टू डेवलप इट्स रूरल एरियाज. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रीजन फॉर द अबव मेंशन स्टेटमेंट? कि अगर रियल प्रोसेस करना है तो रूरल एरियाज को डेवलप करना पड़ेगा. हम बोलते हैं ना, हमारा देश गाँव का देश है, जहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं, तो जब तक हम उसको डेवलप नहीं करेंगे तो इंडिया कैसे डेवलप होगा? तो हम ये जानना चाह रहे हैं. पहला क्या बोल रहे हैं? अगेन पॉवर्टी से है ये क्वेश्चन हमारा. अप्रॉक्सीमेटली 1/3 पॉपुलेशन ऑफ रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन द एब्जेक्ट पॉवर्टी. मोर देन 50% इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. बिल्कुल सही बात. ग्रोथ रेट इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन क्वाइट लोअर देन ऑफ अदर सेक्टर. मेजॉरिटी ऑफ रूरल पीपल हैव एक्सेस टू द बेसिक. ये वाला थोड़ा अपन को डाउटफुल लग रहा है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अर्बन एरियाज में ही उनको असेसिबिलिटी नहीं है, तो हम लोग रूरल एरिया में क्या ही बात करेंगे. इसलिए ये वाला बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? इस इनकरेक्ट. बाकी सारी चीज़ें सही हैं कि आधे से ज़्यादा लोग अभी पॉवर्टी में रह रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, और एग्रीकल्चर के अलावा बाकी सारी जगह ज़्यादा ग्रोथ रेट है. तो ये तीन तो बिल्कुल सही है, ये वाला गलत हो जाएगा. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ.
चलो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 41. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. असर्शन ए, notes and coins are the only source of money supply in India. Demand deposit with the commercial bank is also a component of money supply. क्या नोट एंड कॉइन्स ही आते हैं क्या मनी सप्लाई में, और नहीं आता? हाँ, और नहीं आता. M1 M2 M3 नहीं पढ़ा? असर्शन बिल्कुल गलत है, बिकॉज हमने पढ़ा है कि M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड M4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में पढ़ा कि कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं. अदर डिपॉजिट विद द पोस्ट सेविंग्स बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट्स आते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स आते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं. तो सिर्फ कॉइन्स एंड करेंसी कैसे हो सकता है? सेकेंड क्या है कि डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई. तो बिल्कुल सही बात है, डिमांड डिपॉजिट है. सिर्फ ये गलत हो जाएगा, असर्शन गलत है, रीजन बिल्कुल सही है. क्लियर? ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में से हमारे पास क्वेश्चन आया है. डन. क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे. प्रोग्राम्स दैट इम्प्रूव्स द फूड एंड द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पुअर आर. कौन सा है जो एक तरीके से पुअर लोग का न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहा है? ऐसी कौन सी स्कीम्स प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च करी है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, मिड डे मील. मिड डे मील पता है क्या होता है? तो मिड डे मील आप सभी को पता है, जहाँ पे ये कोशिश करी गई थी कि सबसे पहले तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़े, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आए. तो उसके लालच के लिए हम बोलते थे कि उनको अच्छा खाना भी मिलेगा, खाने में न्यूट्रिशन दिया जाता था और साथ में उनको मोटिवेट किया जाता था कि स्कूल आके पढ़ें. नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम लोग बफर स्टॉक में जो हमारे पास सामान रहता है उसको राशनिंग के थ्रू बांटते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू. तो वो बिल्कुल सही है. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हम लेके आए, जैसे कि मिड डे मील भी है, लेकिन ये फैमिली बेनिफिट स्कीम की बात नहीं करी हमने. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. चलो क्वेश्चन नंबर 43. Number of times the commercial banks are able to create total deposit with the help of reserve ratio and initial deposit is known as investment multiplier, money multiplier, demonetization, remonetization. अभी एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, मैंने क्या बोला था? कौन सा क्वेश्चन है? मनी मल्टीप्लायर का. मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इनिशियल डिपॉजिट अपन ने कितना लगाया, अगर मैं उसमें से कुछ पैसा बचा कर रखूँ फिर उसको लोन के लिए दे दूँ, फिर उसमें से कुछ पैसा बचा कर रखूँ फिर लोन के लिए दे दूँ, अगर मैं ये कांस्टेंट करती रहूँगी तो क्या होगा? मेरा मनी मल्टीप्लाई होगा. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर. द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट विद द हेल्प ऑफ रिजर्व रेशियो इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे. इफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड, सेक्शन नंबर बी का ही चल रहा है अभी, याद रखना. इफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन शोज डेफिसिट ऑफ 300 crores, the value of exports are 400 crores and the transfer payments are 50 crores, dash crore will be the value of imports. बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? If the balance of the trade of a nation shows deficit of 300 crores, the value of exports of 400 crores and transfer payments of 50 crores, dash will be the value of imports. याद रखना ये सारे MCQ फॉर्मेट में क्यों है. ये पेपर अपना कब आया है? कोविड-19 के टाइम आया है. कोविड-19 बोलते लेकिन असली में उसका लॉकडाउन तो अपना 2020 और 21 में चला है ना. कौन सा पेपर? 21 का. ठीक है. तो इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन शोज डेफिसिट ऑफ 300, डेफिसिट का मतलब क्या है कि बेसिकली आपके इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ 400 एंड द ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ 50 करोड़. ट्रांसफर पेमेंट का कुछ लेना देना नहीं होता. टोटल डिपॉजिट कितने हो जाएंगे अपने पास? 700. 400 प्लस 300, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बेसिकली एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स होता है. ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं कि डेफिसिट हमारे पास 300 को दिखा रहा है, एक्सपोर्ट्स मेरे पास 400 है. ऐसा सेम क्वेश्चन 2024 में भी है. मैंने क्या बोला? क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. क्लियर? तो अगर हम बात करेंगे ये 300 है, 400 ही हो गया. एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप जाके प्लस कर दोगे इसको. 400 कितना आ गया मेरे पास? 700. ये ट्रांसफर पेमेंट का कुछ लेना देना नहीं है. कई बार ना क्वेश्चन में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें आपको दी जाती हैं कि सामने वाले का थोड़ा दिमाग घूमे कि यार हमारा क्या मन करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है कि कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएगी. आपको फॉर्मूला पे बिलीव करना है. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बोलता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स. इम्पोर्ट्स कितने गिवन है अपन को?
इंपोर्ट्स नहीं गिवन है, सॉरी एक्सपोर्ट्स अपन को कितने गिवन है 400, डेफिसिट का मतलब हमें क्या गिवन है 300 करोड़ गिवन है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, तो इधर जाके मैंने ऐड कर देना है ना इसको, तो कितना बन गया 700, तो 700 टोटल था जिसमें 400 रुपये अपना क्या चल रहा है एक्सपोर्ट, एंड इम्पोर्ट अपने पास कितना हो गया 300। क्लियर, ट्रांसफर पेमेंट वगैरह को इंक्लूड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर डायरेक्टली रिलेटेड। Unemployment refers to a situation when someone who is able, willing to work does not find work at a prevailing wage rate and this may result in the poverty of the masses. I think ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको काम नहीं मिल रहा तभी तो आप गरीब हो, या गरीबी से बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे बिकॉज आपको काम नहीं मिल रहा। पहला सिचुएशन बिल्कुल सही है। सेकंड सिचुएशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ही होता है कि आप काम करना चाहते हो, आपको काम आता भी है लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो बिल्कुल पॉवर्टी हो जाएगी। तो आपको समझना है बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे सभी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली। असर्शन एंड रीजन। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। चलो बढ़िया। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। वाह भाई, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। ये कोविड वाले लकी हो गए हैं। सो मैनेज का मतलब क्या होता है, 3 टाइप के हमारे पास सिस्टम होते हैं भाई। कौन कौन से सिस्टम है? एक है मेरे पास फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसको हम लोग पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। सेकेंड जो मेरे पास चीज़ आ रही है दैट इज योर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। एंड थर्ड हमारे फ्लेक्सिबल को फ्लोटेशन भी बोलते हैं, याद रख लेना भाई। एंड लास्ट है हमारे पास मैनेज्ड, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो फिक्स्ड हो जाता है। जहाँ पे हर एक चीज़ मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया जाता है कि वो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करे कि $1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितनी होगी, इसको डिटरमाइन करे। अगर सिर्फ मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रहा है तो फ्लेक्सिबल है। एंड मुझे पता है दोनों ही सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, या तो पूरा गवर्नमेंट संभाल रही है या तो पूरा आपने मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया है। तो ऐसे में ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो हम लोग मैनेज सिस्टम लेके आते हैं जहाँ पे विद इन द लिमिट सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और मैनेज करने की कोशिश करती है फॉरेन एक्सचेंज को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी काम करती है प्लस डिमांड एंड सप्लाई भी काम कर रहा है, दोनों को साथ में काम कराया जाता है, इसलिए हम इसको हाइब्रिड मॉडल भी बोलते हैं। क्लियर, दैट इज वाई इसका पहला असर्शन देखोगे मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। अब ये हाइब्रिड सिस्टम क्यों है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज ये फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को मिला के बनता है, दैट इज वाई ये हाइब्रिड सिस्टम है। तो ये असर्शन जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है एंड रीजन इसको बहुत क्लियरली डिफाइन कर रहा है, इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैंने बाकी की चीजें भी रिवाइज करा दी आपको, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है अपनी। क्वेश्चन नंबर 47, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कोई मुझे ये बताएगा? What is the meaning of occupational structure? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो वर्कफोर्स होता है जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम करता है। वर्कफोर्स मतलब जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में कर रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर में कर रहे हो, टर्शरी सेक्टर में कर रहे हो। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है जो कामकाजी लोग हैं हम देख रहे हैं कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, कौन सा कितने लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आता है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? प्री इंडिपेंडेंस एरा की हम बात करें, क्वेश्चन कहाँ से आया है? फर्स्ट चैप्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर पढ़ा है हमने उसमें। एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर ग्रू एट अ फास्टर रेट फ्रॉम द एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज मार्क्ड विद द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अनबैलेंस ग्रोथ वॉज क्रिएटेड ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। ये बात तो बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थी। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है
अभी मैंने आपको समझाया भी था कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि लोग ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे शायद उनकी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पा रही, बिकॉज वो काम सिर्फ 2 लोग का है, लेकिन काम उस चीज़ को 10 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो जो 8 लोग एक्स्ट्रा है ना, उनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो कहाँ काम कर रहे हैं, तो उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो जीरो हो जानी है। तो वो क्या हो जाएगा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए हम बोलते हैं कि फार्मिंग एक्टिविटी से डाइवर्सिफाई होना ज़रूरी है। क्लियर? सो एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स, ये सही है। देन इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर्स ग्रो एट अ फास्टर रेट देन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये तो कहीं से भी नहीं था, कोई फास्टर ग्रोथ नहीं थी, बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हमारे पास आई थी एंड बिल्कुल अनबैलेंस ग्रोथ तो थी, अनबैलेंस ग्रोथ हमारी थी। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। ये मेरे पास गलत है, बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे थे। वहीं पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, सबसे ज़्यादा लोग उसमें काम करते थे, उसकी वजह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था एंड बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। समझे कि नहीं समझे इस चीज़ को? पक्का? गॉट इट स्टूडेंट्स? समझ गए ना? सो अनबैलेंस ग्रोथ वाज क्रिएटेड ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। अब मुझे बताओ कि ये अनबैलेंस ग्रोथ कैसे होगा। अब मैं बोल रही हूँ आपसे कि मेजर पॉपुलेशन, अगर मैं बोल रही हूँ भाई 75% लोग एग्रीकल्चर में हैं और उसमें से ज़रूरत सिर्फ 25% की ही है, मतलब 50% लोग फालतू में काम कर रहे हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है, देयर ऑफ नो यूज़ देयर, उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है। तो आप ये समझ सकते हो कि 25 लोग अगर काम करते हैं, उनको सही सैलरी मिलती, सही इनकम मिलती, सही प्रॉफिट मिलता, तो अच्छे से ग्रो कर सकते थे। लेकिन अब वो सेम 25 लोग को जो सैलरी या प्रॉफिट मिलने वाला था, वो 50 लोगों में और बटेगा, तो किसी के पास कुछ नहीं बचना। मतलब काम कर तो रहे हो, यू अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, कि आप काम कर रहे हो, लेकिन आप वैसा काम नहीं कर रहे हो जो आपको ज़्यादा आमदनी दे सकता था, आपका लाइफ का स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकता था। तो ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस ग्रोथ हो रहा है। क्लियर? तो हमें कहाँ लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये नहीं बताएगा कि वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। जैसे कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, हम कैसे डिफाइन करेंगे? वहीं पे आप देखोगे आईटी सेक्टर में, ठीक है, जो क्रीम लेयर है, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क वगैरह करती है, आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखो, वो बहुत लिमिटेड लोग हैं। सर्विस सेक्टर में बहुत लिमिटेड लोग हैं इंडिया में, अब इंक्रीज होने लगा है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है। एग्रीकल्चर में कितने सारे लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है। तो बिल्कुल सी बात हमें ये समझनी है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में अगर सिर्फ एक जगह इंक्लेशन दिखेगा तो बिल्कुल अनबैलेंस ग्रोथ होगी। क्लियर? चलो 48 क्वेश्चन देखेंगे। Identify the organization which is functioning as an apex organization to provide quality school education. इसमें से ऐसा कौन सा है जो क्वालिटी स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत कर रहा है? पहला है मेरे पास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको यूजीसी कहा जाता है। सेकेंड है मेरे पास इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। सी है मेरे पास ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं AICTE। एंड नेक्स्ट वी हैव इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्या है, ये क्या है बताइए मुझे ज़रा। दिस इज NCERT। यस, तो आपको पता है ना NCERT सॉल्यूशंस क्यों कराते हैं? स्कूल में हो ना आप, उसी से तुक्का लगा लेते। ये कॉलेज एजुकेशन वगैरह के लिए काम आता है, मेडिकल के लिए काम आता है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम आता है, तो यही बचा ना अपने पास। तो ये कहाँ पे आएगा? स्कूलिंग के लिए होता है। स्क्रीनशॉट लो, मुझे कमेंट सेक्शन में सबका इस्टेब्लिश कब हुआ ईयर ये बताओ जल्दी से। चलो जल्दी से, क्विकली। डन? चलो अब क्वेश्चन नंबर C आ रहा है हमारे पास, जहाँ पे थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने सेक्शन A कर लिया है, सेक्शन B कर लिया है, पूरा MCQ फॉर्मेट है। बिकॉज ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये अपना तब आया था जब अपन घर में लॉकडाउन में बैठे थे, तो उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं था ना आपको पेपर कराना, तो इसलिए इस फॉर्मेट में हमारे पास आया था, तो आप लोग को फायदा हो गया। लेकिन देखो, आपको ये नहीं सोचना है हमें जो क्वेश्चंस हमने करे हैं वो आज भी आ सकते हैं। मैंने आपको खुद बताया कौन कौन से क्वेश्चंस 2024 के सेट 1 में रिपीट हुए हैं। तो आपको यह देखना है कि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उसको किस तरीके से हमें बेहतर तरीके से अप्लाई करना है। हमें सिर्फ इतना स्टडी करना है, बाकी सारी चीज़ें तो धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। हम क्वेश्चन सीख रहे हैं यहाँ पे कि किस फॉर्मेट में पूछा है। तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन पेपर मेरे काम का नहीं है, बहुत काम का है, खुद इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर 49 से लेके 54 तक का पूरा सब इस पर डिपेंडेंट होने वाला है।
रेवेन्यू रिसीट, ग्रॉस टैक्स रिसीव्ड, नेट टैक्स रिसीव्ड, नॉन टैक्स रिसीट, नॉन डेप कैपिटल रिसीट, नॉन डेप रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये चैप्टर आप समझ लीजिए कि बजट से अपने पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और फिर अपन करते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसको अच्छे से करके बता पाएं कि कैसे करना है। क्लियर? क्योंकि इसी पे बेस मेरे 4-5 क्वेश्चन है जो मुझे सॉल्व करने हैं। डन। पहला क्या है? आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट। क्या पता लगाना है मुझे? आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है पहले मुझे ये बता दीजिए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है? दिस इज बेसिकली योर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, या रिसीट बोल दो भाई, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्या होता है? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ये चीज क्लियर हो गई? आपको पता है कि फिस्कल डेफिसिट को टोटल बोरोइंग्स ही बोल देते हैं हम। देखो यहाँ पे जब फिस्कल डेफिसिट की हम बात करते हैं तो बोरोइंग्स को क्यों बोलते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर मैं टोटल रिसिप्ट को माइनस करूंगी तो मुझे रियल स्टेटस पता चलता है। अगर मैं किसी से बोरो कर रही हूँ वो भी तो एक तरीके से मेरी आमदनी है ना, कि मैंने किसी से बोरो किया तो मेरे पास पैसा तो आ रहा है, रिसीट तो आ रहा है। लेकिन मुझे ये जानना है कि किसी कंट्री ने एक्चुअली में कितना कमाया है, ना कि कितना बोरो किया है। तो दैट इज वाई फिस्कल डेफिसिट से मुझे पता चलता है कि किसी कंट्री ने कितना उसने खुद से कमाया है और कितना उसकी बोरोइंग्स हैं। दैट इज वाई फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं टोटल बोरोइंग्स को इंडिकेट करता है। कितनी बात मुझे समझ आई? अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हमने दो तरीके से पढ़ा है ना, एक रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। तो अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दूँ तो ये सही हो जाएगा। एंड टोटल रिसीट की जगह लिख दूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू रिसीट प्लस रेवेन्यू कैपिटल रिसीट्स। अरे भाई मिट जाइए, क्यों नहीं मिट रहे हैं हम? गुड। तो हम कुछ गलत लिख देंगे क्या? बताइए। अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर की जगह मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दूं एंड टोटल रिसीट की जगह मैं रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसीट लिख दूं, तो क्या मैंने कुछ गलत किया है? तो अभी तो मैं सही चीज लिख रही हूँ, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग वही रहेगा। तो मतलब फिस्कल डेफिसिट के बहुत सारे तरीके होते हैं फॉर्मूले को लिखने के। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हमें ट्राई करना है। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दिलाया था ना कि हमें ट्राई करना है, ठीक है? वी विल ट्राई। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट हुआ, ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है, क्या क्या गिवन है? क्या मुझे टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है क्या? ओके 30.42 गिवन है और मुझे रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर भी गिवन है, बहुत बढ़िया। एंड मुझे क्या गिवन है? टोटल रिसीट्स गिवन है क्या? टोटल रिसीट्स गिवन है क्या? मुझे बहुत सारी रिसीट्स गिवन है। रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन है, बहुत बढ़िया। क्या कैपिटल रिसिप्ट गिवन है? यस। नॉन डेप क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स भी गिवन है। तो मैं आराम से क्या फिस्कल डेफिसिट निकाल सकती हूँ? ट्राई करिए जल्दी से। तो कैसे होगा? तो हम लोग इसको अलग से ही ब्रेक कर सकते हैं। बाकी मुझे टोटल एक्सपेंडिचर तो गिवन है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना गिवन है मुझे? 30.42, ठीक है। माइनस क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू रिसीट्स को। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या गिवन है मुझे? इसमें दिख ही नहीं रहा रेवेन्यू रिसिप्ट। एक तो मेरे को 20.21 गिवन है एंड कैपिटल रिसिप्ट्स में 2.25, तो 20.21 प्लस 2.25 करना पड़ेगा। क्या 20.21 प्लस 2.25 था, इसको हमें ऐड करना रहेगा, राइट? इसको मैं हटा दूं क्या? रुको मैं देखती हूँ अगर ये पोर्शन अपना हट जाए तो। रुको ऐसे लिख दूं, हाँ। तो आपको क्या करना है, ये 20.21 है एंड मेरे पास 2.25 गिवन है, तो इसको ऐड कर लेते हैं भाई। कितना आ गया मेरे पास? 22.46 को माइनस करना है 30.42 को। तो आई थिंक मेरा आंसर कुछ आएगा, यस 7.96। कितना आ जाएगा? 7.96। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 मुझे क्या गिवन है, इफ द प्राइमरी डेफिसिट इज 0.88, ओके, द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट वुड बी, ओके, प्राइमरी डेफिसिट आप सभी को पता है इट इज बेसिकली फिस्कल डेफिसिट माइनस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स इज माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट मुझे कितना गिवन है, 0.88 गिवन है। फिस्कल डेफिसिट अभी कैलकुलेट किया अपन ने, दैट इज 7.86, है ना, तो उससे भी मेरा इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा। बाकी देखते हैं, लेट्स सी मुझे और कुछ गिवन है क्या इसमें वैल्यू, नहीं, और कोई तो वैल्यू मुझे ऐसा दिख नहीं रही है जो इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए मुझे गिवन हो, तो मैं डायरेक्टली आई थिंक इसको माइनस कर सकती हूँ, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 7.08। टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। है ना, 7.96 जो हमारे पास गिवन है उसमें से माइनस कर दो 0.88, तो अपने पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 7.08। ठीक है, समझ गए ना। देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है भाई अपना, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है अपना, बेसिकली फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स मुझे नहीं किया, इसको एक्स लिख दो। प्राइमरी डेफिसिट 0.88 गिवन है, फिस्कल डेफिसिट हमने शायद 7.96 निकाला था, क्या निकाला था, क्या निकाला था भाई अपन ने, 7.96, ओके, तो दोनों को सबट्रैक्ट ही तो करना है, तो आंसर आ जाएगा 7.08, क्योंकि मैं इसको माइनस कर दूंगी ना, 7.96 से माइनस कर दूंगी 0.88 को, तो मेरे पास 7.08 आ जाएगा। अब ले लो स्क्रीनशॉट, पता चला तुम्हें हमारी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो बोलोगे मैम ने समझाया नहीं अच्छे से। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 51 है, रेवेन्यू डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट इज। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू आपने सुना है, रेवेन्यू डेफिसिट में हम लोग बेसिकली ना रेवेन्यू वाले बजट को कंपेयर करते हैं, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तीन टाइप के डेफिसिट पढ़ते हैं, सबसे पहला आता है रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, फिर आता है फिस्कल डेफिसिट और फिर आता है मेरे पास प्राइमरी डेफिसिट, और तीनों के क्वेश्चंस हमने कर लिए। देखो सीबीएसई को ये पता था कि रिटन क्वेश्चंस तो हम दे नहीं सकते, तो एमसीक्यू का फॉर्मेट भी आप देखो कितने अच्छे से बनाए। अगर आप सिर्फ यही 60 क्वेश्चंस को भी रिवाइज करोगे तो आप देख सकते हो आपका कितना अच्छे से रिविजन हो रहा है हर एक चीज का, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। Done? Clear? Question number 52. Which of the following is a non-tax receipt? देखो एक मेरे पास होता है रेवेन्यू रिसीट की, जब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की जब हम बात करते हैं, एक मेरे पास आता है टैक्स, एक आता है मेरे पास नॉन टैक्स। टैक्स में अपने पास आ जाता है डायरेक्ट टैक्सेस, और एक मेरे पास आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नॉन टैक्स में मेरे पास क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है? नॉन टैक्स में बाकी की सारी चीजें। तो आपको क्या दिख रहा है, गिफ्ट टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये तीनों मेरे पास कौन से होते हैं, ये टैक्सेस हैं, ये सब टैक्स है। इसके तो नाम में टैक्स लिखा, ये भी टैक्स आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स में लगता है। तो क्या बचा, डिविडेंड बचा। तो डिविडेंड मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मेरे पास स्पेशल असेसमेंट आता है, स्ट्रीट्स आते हैं, इंटरेस्ट आता है, कमीशन आता है, फीस आता है, डिविडेंड आता है, बहुत सारे आंसर्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिविडेंड। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, फिर जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्सपेंडिचर। देखो जो पेंशन वगैरह अपना होता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही काउंट होता है, बिकॉज वो रिकरिंग नेचर है। ये कैपिटल कोई असेट एंड लाइबिलिटी को हैंडल वाली चीज़ नहीं है, ये एक नॉर्मल खर्चा की तरह हम इसको देखते हैं कि यार ये हमें करना ही है। जैसे कि आपको पता है पेंशन्स हो गए, सैलरी हो गए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को हैंडल करना, ये एक गवर्नमेंट के पार्ट में ही आता है और उसको वो रेगुलर बेसिस पे करना है, तो हमेशा रेवेन्यू वाली चीज़ में आएगा। कैपिटल वाली चीज़ होती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जो किसी कंट्री के असेट एंड लाइबिलिटी को अफेक्ट करे। ये एक उसका, जैसे कि आप ये बोलोगे कि
सैलरी देना एम्प्लॉय को वो उसकी लाइबिलिटी नहीं है, वो उसकी ड्यूटी में। लाइबिलिटी का मतलब ये कर्जा टाइप पे हम बोल रहे हैं कि आपके लिए कोई कर्जा बना देगा, कोई डेप बना देगा, वो हम नहीं कहना चाह रहे। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये उसकी ड्यूटी है गवर्नमेंट की, अगर वो कोई गवर्नमेंट सर्विस है या कोई उन्हें पेंशन वगैरह निकाली है तो उनका रेगुलर बेसिस पर उनको करना है, ये रिकरिंग इन नेचर है, दैट इज वाई रेवेन्यू है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है मेरे पास। डैश इज और आर डेप क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट फॉर द गवर्नमेंट। ऐसी कौन सी कैपिटल रिसीट है, जैसे कि बोरोइंग्स वगैरह होते हैं, जो आपके लिए एक डेप क्रिएटिंग है। डेप क्रिएटिंग का मतलब है कि आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, आप कर्जदार बन जाओगे। रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बोरोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, पार्शियल सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन अ कंपनी। आई थिंक बहुत क्लियर है, दैट इज बोरोइंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। अगर मैं किसी से बोरो करूंगी तो मेरे ऊपर सर दर्द है कि मुझे उसको वापस पेमेंट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मेरे लिए डेप क्रिएटिंग हो जाएगा ना, कि भाई मुझे वापस करना है जो मैंने पैसा वर्ल्ड बैंक से लिया है, तो ये डेप क्रिएटिंग होगा। यहाँ पे रिकवरी ऑफ लोन्स, तो ये तो अच्छी चीज़ है। वहीं पे सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड पार्शियल सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स। देखो दो तरीके से होता है जब भी पैसों की कमी होती है। आप इंडिया की छोड़ो, हम नॉर्मल बेसिस पे बात करते हैं, या तो मैं अपने दोस्त से पैसा ले लेती हूँ, या मेरे पास जो कीमती सामान रखा है हम उसको बेच देते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट भी ऐसा करती है, या तो वो किसी और से लोन ले लेगी, अगर लोन लेगी तो सरदर्द रहेगा। वहीं पर अगर वो अपनी चीज़ों को बेच देगी, लाइक जो उनके सेल कर देती है कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या अपने जो शेयर्स हैं उसको थोड़ा बेच देगी, तो वो किसी की कर्जदार नहीं बनेंगे, है ना। जैसे कि मेरे घर में कोई दिक्कत आई, मैं किसी से 20,000 रुपये लूँगी तो मेरे को उसको वापस देने हैं, लेकिन मैंने अपनी कोई कीमती चीज़ बेच दी, तो ठीक है वो चीज़ ज़रूर चली गई, लेकिन मैं किसी के ऊपर लायबल नहीं हूँ कि मुझे उसको पैसा वापस देना है। सो दैट इज़ वाई बोरोइंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक मेरा डेप क्रिएटिंग हो जाएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Okay, next students we have this whole passage, question number 55 to 60 पूरा हमारा पैसेज है, एंड उसके बाद हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज 60 क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, उसमें से 50 करने थे। मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ, तो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको रीड करना है, जल्दी से रीड करते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं साइड हट जाती हूँ और मैं आपको पढ़ के यहाँ पे बता रही हूँ। To make India a globally competitive economy, there must be a large focus on exporting to the most demanding markets. A stronger participation of Indian micro, small and medium enterprises, known as MSMEs, in the global market can accelerate such growth. This will lead to the more opportunities in scaling up production, will speed up innovation and productivity. The MSME sector in India is the backbone of our country's economic structure, and without this, the country cannot progress. With over 63 million MSME units, this sector covers 80% of the industries. This sector accounts for 31% of GDP and 45% of the total export. It is also the second largest employer in the India, providing jobs to over 120 million people. The MSME should work towards becoming a part of global value chain. It must also find new opportunities to integrate themselves with the GVCs as exporters. Then we have direct questions. तो बेसिकली यहाँ पे समझाया गया है कि किसी भी कंट्री को अगर ग्रो करना है तो आप उसको अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने चाहिए, एंड एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हम ये सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि एमएसएमई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के डेवलपमेंट में। एमएसएमई ना सिर्फ एक बैकबोन है इंडिया की, बिकॉज वो एक्सपोर्ट में हेल्प करती है, प्रोडक्शन में हेल्प करती है, बल्कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करती है। आप देख सकते हो 120 मिलियन का यहाँ पे नाम लिखा है। सो होपफुली आपने स्टूडेंट्स इसको पढ़ लिया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं इस पैसेज वाले टाइप को, हमेशा एज अ स्टूडेंट आप ये देखना कि सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस को पढ़ो एंड फिर जाके पैसेज को पढ़ना। फिर क्या होता है, जब मैं क्वेश्चंस को पढ़ लेती हूँ फिर मैं पैसेज के पास जाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगने लगता है, प्लस मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा कुछ आया है, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हो। क्लियर? तो 55th क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो 55 क्वेश्चन गिवन है वो है, असर्शन है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन द हायर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडियन इकोनॉमी। जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लेके आए थे, हमने अपनी कंट्री को ग्लोबलाइज कर दिया था, ओपन कर दिया था कि बाकी लोग भी हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी
थ्रू ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो, एंड बोथ आर एब्सोल्युटली ट्रू बिकॉज ग्लोबलाइजेशन ने बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज को यहाँ पे ज़्यादा किया है, एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटीग्रेशन होता है। ये पूरी इन्फ्लेशन आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेफिनेशन ही गिवन है ग्लोबलाइजेशन की, तो बिल्कुल असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। चलो कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, बिल्कुल एनर्जी के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ MSME? कौन सा फीचर नहीं है, ये पूछा गया है। ए है, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, इट एम्स एट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इट लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। कौन सा सही नहीं है बताइए। आई थिंक जो सही नहीं है वो है ये वाला, बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं कि MSME 120 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है एक तरीके से, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ पैसा एक्यूमुलेट करके रख रही है, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ज़्यादा जॉब्स मिलेंगे तभी तो ग्रोथ होगी, तभी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी तो सही है कि हम बिल्कुल ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयबिलिटी दे रहे हैं, लेस कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, जॉब्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करना, इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है। नेक्स्ट, रीजनल डेवलपमेंट भी बिल्कुल हो ही रहा है, सो दैट इज़ वाई यही हमारे पास ऑड वन आउट बचता है। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड द कॉमन नॉलेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा गलत है ये आपको पता लगाना है। ए, a stronger participation of MSME helps in fulfilling export demand and accelerating growth in India। अगर MSME बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा तो हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट और भी अच्छे से बढ़ेंगे डिमांडिंग मार्केट में। ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स इनोवेशन एंड हेल्प्स एनहांसेस प्रोडक्टिविटी। ग्लोबलाइजेशन होगा तो बेटर टेक्नोलॉजी आएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। MSME इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। MSME आर द नॉमिनल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या हम सिर्फ उसको नॉमिनल बोल सकते हैं? नहीं भाई, बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप इसको नॉमिनल नहीं बोल सकते। क्लियर? सो दैट इज वाई ये मेरा गलत हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तो मुझे मेंशन है पैराग्राफ में, तो सही हो जाएंगी। बहुत सिंपल पैसेज है, इससे डिफिकल्ट पैसेज आप लोग इंग्लिश पेपर में करते हो, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा गलत है? MSME covers 80% of the industries in the country. MSME accounts for more than 50% of the export. MSME provides job to over 120 million people. ये तो बिल्कुल सही है। MSME accounts for 31% of the gross domestic product। ये भी सही है। तो गलत हमारा इन दो में से। देख लें क्या 80 और 50% कहाँ कहाँ लिखा है, देखते हैं पैराग्राफ में। इसलिए हमेशा पहले क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। 45% लिखा है भाई, 50% तो नहीं है। तो आई थिंक मुझे मेरा आंसर मिल गया बहुत अच्छे से कि ये वाला आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज ये 45% है, 50% नहीं। इसलिए हमेशा पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद पैसेज पे जाएंगे। वो तो मैं आपको समझा रही थी, इसलिए मैंने पहले आपको समझा दिया, लेकिन अप्रोच एज अ स्टूडेंट आपका वही होना चाहिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, होपफुली लेट्स सी। वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ बून फॉर द MSME सेगमेंट। हमने बात करी थी दिवाली पे कि वोकल फॉर लोकल, कि भाई बाहर की चीज़ें क्यों खरीदनी है, इंडिया में इतना अच्छा सारा सामान मिल रहा है, आप उसको खरीदिए, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करिए, राइट? तो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्री, हम चाहते हैं हम सेल्फ रिलायंट बने। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करना चाह रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज को बचाना चाह रहे थे कि भाई अगर बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे, सॉरी इंपोर्ट करेंगे, तो हमारे जेब से पैसा जाएगा, तो हम वो नहीं चाहते थे। यूजेस सुपीरियर टेक्नोलॉजी, क्या सही है इसमें से? वोकल फॉर लोकल, आई थिंक इसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो सही है सिवाय इसके, बिकॉज इंडिया में ट्रेडिशनल चीज़ें बन रही हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं लगती, ट्रेडिशनल मेथड्स लगते हैं, दैट इज़ वाई ये चीज़ें सही हो जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस क्वेश्चन इज गुड। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास। डैश इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चरल मीन्स अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, improves efficiency, increase international competitiveness and remove rigidity। आई थिंक ये जो तीनों पॉइंट्स है बिल्कुल सही हैं, बिकॉज अगर हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा, हम लोग MSME को भी प्रमोट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनेंगे, एंड जो एक रिजिडिटी होती है, ग्लोबलाइजेशन ने यही तो किया था कि जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटाने हैं, तो ये तीनों चीज़ें हुई हैं, तो दैट इज़ वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट हैं, ऑल द अबव। क्लियर? ओके, वेरी नाइस पैसेज है ना। तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव फिनिश्ड द 2021 पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डन। इसमें
सारे MCQs थे, मैंने आपको रीज़न बता दिया बिकॉज ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये कब का है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम। लेकिन आप देख सकते हो द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, एक तरीके से काफ़ी रिवीजन भी हो गया हमारा जब हम इसको पढ़ रहे थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए स्टूडेंट्स तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP board and Rajasthan board. And apart from these, we also provide you 3 special courses like Vedic Maths crash course and spoken English course आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड E-notes एंड E-books, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको पूरी मिल जाएगी नीचे दी हुई लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट्स हमें सब यूट्यूब पर नहीं डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आपको फॉलो करना है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? हमने वन गो में पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का कंप्लीट कर लिया है। मैं साथ साथ में आपको पूरी डिटेल्स भी प्रोवाइड करती चली गई हूँ। सो होपफुली आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं भी हुए तो यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी और या कमेंट कर सकते हो इधर, तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प कर दूंगी। क्लियर? तो इसी तरीके से आपको मेहनत करनी है। वी आर गोइंग टू डू वेरी गुड जॉब इन द इकोनॉमिक्स पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो डू नॉट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।